नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा एकादशी विषय जीव विज्ञान के अध्याय 3 इसका भाग 5 और उसका प्रकरण है एंजियोस्पर्म पादप, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। एंजियोस्पर्म पुष्पी पादपों को कहा जाता है, अर्थात एंजियोस्पर्म में परागकण या बीजांड जो है विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं और जिस रचना में ये बनते हैं उसे हम पुष्प कहते हैं। इस जिम्नोस्पर्म जो पादपों में पुष्प जो इनकी लैंगिक अंग के रूप में कार्य करता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में बीजांड जो है वो अनावृत होते हैं और एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप हैं जिसके बीजों या बीज जो हैं फलों के भीतर पाए जाते हैं। यानी ये दोनों जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पादपों में भिन्नता है। ये पादपों में सबसे बड़ा वर्ग होता है एंजियोस्पर्म पादपों का। इनके वास स्थान भी बहुत व्यापक है, यानी अलग अलग आवासों में या वृहद आवासों में ये पादप पाए जाते हैं। जगह जगह हर जगह जलवायु में उपस्थित होते हैं। इनका माप सूक्ष्मदर्शी पादप वुल्फिया से लेकर ऊंचे वृक्ष यूकैलिप्टस जो 100 फीट से भी ऊंचा होता है, ये इनकी विशेषता है। इस प्रकार के पादप भी पाए जाते हैं। इनमें हमें भोजन, चारा, ईंधन, औषधियाँ, अन्य कुछ दूसरे भी आर्थिक महत्व हैं जिनकी प्राप्ति हमें इन पादपों से होती है। ये दो वर्ग द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में विभक्त होता है। द्विबीजपत्री पौधों की पहचान बीजों में दो बीजपत्रों की उपस्थिति होती है। पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है। अगर हम एक बीजपत्री की बात करें तो उनमें समानांतर शिरा विन्यास होता है और बीजपत्र भी एक होता है। पुष्पों में चतुष्टयी या पंचतयी चक्र होते हैं, यानी पुष्प के प्रत्येक पुष्पीय चक्र में 4 या 5 सदस्य होते हैं, यानी 5 बाह्य दल, 5 दल, 4 बाह्य दल, 4 दल, इस प्रकार की रचना होती है। दूसरी ओर एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उनमें बीज में केवल एक बीज पत्र होता है। पत्ती में समानांतर शिरा विन्यास होता है। त्रितयी पुष्प अर्थात प्रत्येक पुष्प चक्र है वो 3 उपांग वाला होता है, जैसे 3 बाह्य दल, 3 दल, इस प्रकार का होना इनकी विशेषता है। एक बीजपत्री पौधे के विशेष अभिलक्षण यही होते हैं। द्विबीजपत्री पौधों के बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं, जबकि एक बीजपत्री पादप में एक बीजपत्र होता है, जो इनकी विशेषता होती है। पुष्प में नर लैंगिक अंग जो होता है वो पुंकेसर होता है, जिसे हम लघु बीजाणु पर्ण या पत्र भी कहते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में एक पतला पूतंतु होता है जिसके द्वारा ये पुष्प में जुड़ा रहता है, जिसकी चोटी पर परागकोश होता है, यानी एंथर या पोलन से कहते हैं, जिसमें परागकणों का निर्माण होता है। परागकोश के अंदर पराग मात्र कोशिकाएं जो लघु बीजाणु धानी पाई जाती हैं, उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है जो परिपक्व होकर परागकण बनाते हैं। पुष्प में मादा लैंगिक अंग जो होता है वो स्त्री केसर अथवा अंडक होते हैं, जिन्हें जाइन भी कहते हैं। स्त्री केसर के आधार पर फूला हुआ जो भाग होता है जिसमें बीजांड पाए जाते हैं उन्हें हम अंडा से, और इससे जुड़ा लंबा नलीनुमा भाग वर्तिका स्टाइल कहते हैं, और इसके शीर्ष पर मंचनुमा भाग जिस पर परागकण आकर गिरते हैं उसे वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं। अंडाशय के अंदर अंडक उपस्थित होते हैं और सामान्यतः प्रत्येक अंडाशय में एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण करती है। लेकिन इनमें से 3 जो होते हैं वो अविकसित रहते हैं और एक आगे सक्रिय रहकर भ्रूणकोश यानी एम्ब्रियो से का निर्माण करता है। प्रत्येक भ्रूणकोश में 3 कोशिकीय अंड समुच्चय जो बीजांड में बीजांड द्वार की तरफ आ जाते हैं, एक अंड कोशिका और 2 शाई कोशिकाएं, और इसके ऑपोजिट में निभाग की ओर जो बीजांड का भाग होता है उसमें भ्रूणकोश में पाई जाने वाली जो संरचना है वो 3 कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल या प्रतिमुखी कोशिकाएं भी कहते हैं, तथा 2 ध्रुवीय कोशिकाएं या ध्रुवीय केंद्रकों के रूप में मध्य में एक कोशिका के रूप में पाई जाती हैं, जिन्हें ध्रुवीय केंद्रक या कोशिकाएं कहते हैं। आपस में जुड़कर एक हो जाती हैं और द्विगुणित रचना बन जाती है, जिसे हम द्वितीयक केंद्रक भी कहते हैं।
परागकण परागकोश से निकलने के बाद हवा अथवा अन्य माध्यमों या अन्य एजेंसियों के द्वारा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं और इस घटना को परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। यानी परागकणों का परागकोश से निकलकर पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना परागण कहलाता है। परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं जिनसे पराग नलिकाएं निकलती है। यानी परागकणों का अंकुरण होता है, पराग नलिकाएं निकलती है। पराग नली वर्तिकाग्र तथा वर्तिका के ऊतकों से बीच से गुजरती हुई बीजांड में पहुंचती है और पराग नली भ्रूण कोश के अंदर जाती है, जहां पर यह फटकर 2 नरयुग्मकों को और भ्रूण कोश में छोड़ देती हैं। इनमें से एक नरयुग्मक अंड कोशिका से जुड़ता है जिससे जाइगोट या युग्मनज बनता है। इसे युग्मक संलयन भी कहते हैं और प्रथम निषेचन भी कहते हैं। दूसरा नरयुग्मक द्विगुणित द्वितीय केंद्र जो भ्रूणकोश के मध्य में होता है, जो ध्रुवीय केंद्र से मिलने से बनता है, उससे जाके जुड़ता है और त्रिगुणित रचना बनती है जिसे प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र कहते हैं। अब इस प्रकार ये जो निषेचन की घटना होती है द्वितीय निषेचन कहलाती है। इस प्रकार इन पादपों में 2 बार निषेचन की प्रक्रिया होती है। पहली बार में युग्मनज बनता है, दूसरी बार में प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र बनता है। प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र जो बनता है ये 3 केंद्रकों के मिलने से बनता है, इसलिए इसको त्रिक संलयन भी कहते हैं। क्योंकि इसमें 2 संलग्न होते हैं, युग्मक संलयन और त्रिक संलयन, इसलिए इसे द्विनिषेचन भी कहते हैं। द्विनिषेचन एंजियोस्पर्म का अद्वितीय गुण होता है और युग्मनज भ्रूण जिससे 1 अथवा 2 बीजपत्र हो सकते हैं में विकसित हो जाता है और प्राथमिक भ्रूणपोष वो केंद्रक भ्रूणपोष में बदल जाता है। भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण को पोषण देता है, ये इसका भ्रूणपोष का कार्य है। इन घटनाओं के दौरान बीजांड से बीज बन जाते हैं और अंडाशय से फल। निषेचन के बाद सह कोशिकाएं और प्रतिव्यासांत कोशिकाएं जो होती हैं ये नष्ट हो जाती हैं। ये एंजियोस्पर्म पादपों का जीवन चक्र दिखाया गया है, देखिएगा। इसमें एंजियोस्पर्म पादप है जिनमें पुष्प लगते हैं। पुष्प में 2 जननांग होते हैं, स्त्री जननांग स्त्री केसर और नर जननांग पुंकेसर के रूप में। नर जननांग के परागकोश में परागकण बनते हैं और परागकणों की रचना इस प्रकार लघु बीजाणुओं के रूप में। और ये परागकण अब ये जब वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, ये वर्तिकाग्र है, इसके ऊपर गिरते हैं, इसमें बीजाणु के अंदर ये रचना पाई जाती है। ये देखिए, ये वाला अंडाशय में ये भ्रूणकोश है। तो वर्तिकाग्र पर अंकुरित होने के बाद परागकणों के जो युग्मक है वो पराग नलिका के द्वारा भ्रूणकोश में पहुँचते हैं, जो अंडकोशिका जुड़ते हैं और युग्मनज बनता है। तो ये रचना युग्मनज की बाद में भ्रूण बनता है और फिर बीज और फल बनते हैं और बीजों से नए पादप की उत्पत्ति होती है, जो ये। इस प्रकार एंजियोस्पर्म पादपों का जीवन चक्र होता है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो आपको नोटबुक में करने हैं। सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म पादप कौन सा है? दूसरा, एंजियोस्पर्म पादपों के वर्ग कौन कौन से हैं? तीसरा, जालिका रूपी शिराविन्यास और समानांतर शिराविन्यास का पाया जाना कौन से पादपों की विशेषता है? चौथा, भ्रूणकोश जो होता है एंडोस्पर्म, उसका क्या कार्य होता है? और 5वां, प्राथमिक भ्रूणकोश का निर्माण किस प्रकार होता है। आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।